ए इवन कॉमा 0, तो ये दूसरा फोकस इसी चीज का हो जाएगा माइनस ए इवन कॉमा 0। आई होप यू गाइज नो द वैल्यू ऑफ इवन, हम पिछली स्लाइड के ऊपर देख के आए। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ए और बी इक्वल है, अगर ए और बी इक्वल है तो ही मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। प्रूव करनी है सर, तो कैसे करता? देखो P ऑफ थीटा 1 यानी a sec थीटा 1 कॉमा b tan थीटा 1 आप लोगों को पॉइंट कर्व के ऊपर पता है y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स, इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं? यस सर, डेफिनेटली करता है, बिकॉज इस लाइन का स्लोप आप देखो b बाई ए है। तो ये एक एसिम्पटोट हो गई, 3 एसिम्पटोट आपकी ये हो गई। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग यू। और बाय द वे ये ओरिजिन से पास करेंगे दो। हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है रफ्तार बैच के अंदर, जो कि हम कर रहे हैं जेईई क्लास 11th के पोर्शन को कवर करने के लिए। इस वक्त हम कर रहे हैं कोनिक सेक्शंस, और ये हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है ऑन कोनिक सेक्शंस। आज हम हाइपरबोला वाइंड अप कर देंगे और अगली क्लास के अंदर हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जैसा कि मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन के अंदर दैट किड्स आर वांटिंग द वीडियोस ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अलोंग विद बाइनोमियल थ्योरम, तो आप लोगों को वो वीडियोस भी जल्दी से मिल जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो अपना सिलेबस थोड़ा सा बैच के अंदर पीछे है, तो आई वॉज थिंकिंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स शुरू करते वक्त मैं थोड़े से सेशंस की ड्यूरेशन जो है वो 2 से 2.5 घंटे के बीच में 2.5 घंटे तक लेके चले जाऊं, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए एज जो कि हमने प्लान किया था। तो अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी इन दी कमेंट सेक्शन, मुझे बताइएगा कि हाँ सर अगर थोड़े से सेशंस लंबे हो भी जाएंगे 2.5 घंटे तक तो भी दैट विल बी फाइन, बिकॉज मेरे को पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को ये प्रॉब्लम है कि यार आप लोग उसको कवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट? तो आई होप कि आप लोग इंटेंट समझ रहे हो, एंड द इंटेंट इज व्हाट, जो भी PW ने आप लोगों को कमिट किया था वो पूरी की पूरी चीज़ ऑन टाइम देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें कि सर हाँ अगर आधा घंटे थोड़ा सेशन एक्सटेंड भी हो जाएगा तो हमारे टॉपिक्स अगर उससे जल्दी कवर हो जाते हैं, तो अगर मेरे को उस बात की लीनियंसी है तो मैं आपका काम वो ज़रूर कर दूंगा। और जैसा कि आप जानते हो पिछली क्लास के अंदर मैं ऑलरेडी बहुत सारे जेईई मेंस क्वेश्चंस करवा चुका था आप लोगों को, और हाइपरबोला के अंदर क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी खास ज़्यादा नहीं आ रहा है रिसेंट ईयर्स के अंदर। तो वो बच्चे जो स्पेशली इन टॉपिक्स को छोड़ के जाते हैं, भैया ये गलती एग्जामिनेशन के लिए मत करना आगे आने वाले समय में, राइट? चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज इस टॉपिक को क्विकली वाइंड अप करेंगे। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी शॉर्ट, लेकिन कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स से लेकर के यहाँ पर थोड़े से बड़े सेशंस लेने के मूड में मैं हूँ। तो अगर आप भी रेडी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि यार हमारी बच्चा पार्टी जो है वो हमारे साथ चल रही है कि नहीं चल रही है ना? चलिए, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास ये एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस 1 के जगह पे अगर मैं -1 डाल दूंगा तो मेरे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ जाता है, राइट? तो हम लोगों ने तो सर ऐसा सीखा था कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो ऐसा आएगा। सर यहाँ तो कुछ और ही दिया हुआ है ऐसा। अरे कुछ और नहीं है, दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यह चीज और ये चीज दोनों की दोनों सेम चीजें हैं बच्चों। तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो गया? ये वाला हो गया। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि ये वाला हाइपरबोला कुछ इस तरीके का बनता है, और इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी कहने का मतलब है जो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस थी वो एक्स एक्सिस थी, और जो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस थी वो वाई एक्सिस थी। अब यहाँ पर वो चीज उल्टी हो जाएगी कि जो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस हो जाएगी, और जो इसकी इस वाले की कॉन्जुगेट इस वाले की जो ट्रांसवर्स एक्सिस थी वो इसके लिए कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। तो ये चीज अपन ने देखा भी था, और अपन ऑलरेडी कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे? भैया ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की तरह बिहेव करता है और ये जो है वो वर्टिकल एलिप्स की तरह बिहेव करता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिजल्ट्स जो अपने को याद करने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मुझे बोला गया है कि मेरे एक हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E1 है और मेरे कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E2 है, तो E1 और E2 हमेशा ये रिलेशन फॉलो करेंगे। अब इसको प्रूव करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर मैं इसके लिए इसेंट्रिसिटी लिखता हूं तो E1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, याद है आप लोगों को? और अगर मैं इसके लिए इसेंट्रिसिटी लिखता हूं तो मैंने ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि इसके लिए इसेंट्रिसिटी जो है वो ऐसी हो जाएगी। कहां बताई थी मैंने आप लोगों को ये बात? लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जो कि हाइपरबोला के अंदर लिया था।
कहने का मतलब है, जो कि मैंने कोनिक सेक्शंस का लेक्चर नंबर 9 आप लोगों के लिए लिया था। नाउ अगर आप ये दोनों चीजें जानते हैं तो इफ यू पुट दीज थिंग्स ओवर हियर, तो यहां पर आप लोग नोटिस करिएगा कि ये वाली चीज आप लोगों की कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाली चीज आपकी कितनी आ जाएगी पास वाली, ये आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। एलसीएम लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ। तो ये रिजल्ट अगर अपन याद रखते हैं तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपन एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी फोड़ना चाहेंगे, इजंट इट। चलिए तो सेकंड पॉइंट की तरफ बात करते हैं। व्हाट इज दैट? द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर कॉन्साइक्लिक। देखिए कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या है? लाइंग ऑन अ सर्कल। कॉन्साइक्लिक का मतलब लाइंग ऑन अ सर्कल, ठीक है। एंड फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। चलिए इस चीज को समझते हैं। अगर मैं इस हाइपरबोला के फोकस के बारे में बात करूं, तो इस हाइपरबोला का फोकस क्या होगा या फोकाई क्या होंगे? ए ई कॉमा 0। और जैसा कि मुझे पता है कि इन दोनों की इसेंट्रिसिटी भी अलग अलग होगी बेटा, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इसका फोकस अगर मैंने ले लिया ए ई1 कॉमा 0, तो ये दूसरा फोकस इसी चीज का हो जाएगा माइनस ए ई1 कॉमा 0। आई होप यू गाइज नो द वैल्यू ऑफ ई1, हम पिछली स्लाइड के ऊपर देख के आए। दूसरी बात, अगर मैं इसका इसेंट्रिसिटी E2 ले लेता हूं, तो इसका फोकस कितना हो जाता था? 0 कॉमा बी E2 और 0 कॉमा माइनस बी E2। तो प्रॉपर्टी या इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि ये जो चार मेरे पास फोकाई हैं, दो ग्रीन वाले किसके? इसके फोकाई, और दो ये जो ऑरेंज वाले फोकाईज हैं, ये फोकाई हैं, ये किसके हैं? इसके हैं क्या? तो ये चारों के चारों पॉइंट्स जो होंगे ये कॉन्साइक्लिक होंगे, यानी सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। पहली बात तो ये। एंड फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो एक रिजल्ट अपन प्रूव कर लेते हैं, दूसरा आप खुद से याद कर लीजिए, राइट? यस, देखिएगा जरा। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं बच्चों। यस सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर E2 स्क्वायर। और E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर का वैल्यू तो अपन यहां से लिख ही सकते हैं, कितना हो जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और E2 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एवरीवन, क्या ये वैल्यूज आप यहां पर पुट करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? सारे के सारे बच्चे बताएंगे जरा मुझे। ओके, सिमिलरली क्या आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो? सिमिलरली इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? तो आप जब डिस्टेंसेस निकालोगे इन पॉइंट्स के, तो आपको समझ में आएगा, अरे यार ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। नंबर 1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। जैसे कि मैं नाम ले देता हूं, देखिए मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी अगर नाम देता हूं, तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा? ए बी का लेंथ आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर E2 स्क्वायर। क्या आएगा? चलिए मैं E1 स्क्वायर का वैल्यू अगर पुट कर दूंगा, तो E1 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अगर मैं E2 स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए ये वाला टर्म कौन सा वाला, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये ए स्क्वायर उड़ गया, ये बी स्क्वायर उड़ गया। तो ये चीज आपके पास आ रही है कितनी? अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी आ रही है। यस और नो? सिमिलरली आपके पास ये वाली चीज जो आ रही होगी वो भी ऐसी ही आएगी। यू गाइस कैन फील इट। सिमिलरली ये। तो अगर चारों साइड लेंथ्स इक्वल आ गई हैं, तो भैया पैरेललोग्राम तो बन गया है। नाउ स्क्वायर अगर मुझे प्रूव करना है, तो आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल एज वेल। अगर मैं ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर पाया, तो मेरा ABCD जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। एवरीवन, यस और नो? तो अगर मैं AD का स्लोप लिखता हूं, तो वो स्लोप कितना हो जाएगा? BE2 अपॉन AE1। अच्छा, E2 अपॉन E1 का वैल्यू अपन यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बच्चों? जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट आउट। और अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, या मैं आप लोगों से बोलता हूं, स्लोप ऑफ AB लाइन भी निकाल लीजिए। अगर आप स्लोप ऑफ AB लाइन निकालोगे, तो वो कितना आ जाएगा बेटे?
वो आपका आ जाएगा BE2 अपॉन माइनस AE1। अच्छा, अगर आप दोनों ने आपने इनका प्रोडक्ट -1 प्रूव कर दिया, दो लाइंस का स्लोप अगर -1 के बराबर है मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों की दोनों लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं होंगी। तो आप एक काम करिए, इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए या चेक करने के लिए इन दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मोमेंट यू गाइज विल मल्टीप्लाई द स्लोप, आपके पास क्या आ जाएगा देखना बेटे, m ऑफ AD इंटू m ऑफ AB आपके पास आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर। हाँ या ना बेटे? और E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हो, जस्ट ट्राई टू पुट इट। आप अल्टीमेटली देखोगे कि ये वाला वैल्यू -1 आ गया, और अगर ये वैल्यू -1 आ गया तो आपका ये एंगल बेटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि स्क्वायर प्रूव हो गया। इज इट क्लियर और नॉट सारे के सारे बच्चे? और सिमिलरली आप इस चीज को कॉन्साइक्लिक भी बड़े आसानी से शो कर सकते हैं। समझ में आ गई सारे के सारे बच्चों को बात? किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत? तो यू शुड रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अपन एग्जाम के अंदर प्रूव करने नहीं बैठेंगे यार। द मोर रिजल्ट्स वी कैन रिमेंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द मोर बेटर इट इज गोइंग टू बी फॉर अस इन द एग्जामिनेशन, राइट? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप। अच्छा, दो हाइपरबोलास, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। दो हाइपरबोलास आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम इसेंट्रिसिटी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बारी आप लोगों को ऐसा बोलेगा, एक पैराबोला है जिसकी इसेंट्रिसिटी लेट्स से 5/3 है और दूसरा उसके सिमिलर है। अब सिमिलर हाइपरबोला का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ पे चकमा खा जाएगा। तो जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस लाइन कि दो हाइपरबोला को सिमिलर कब कहा जाता है, जब उनकी इसेंट्रिसिटी जो होती है वो सेम होती है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में भी अपन बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था भैया? हम लोगों ने देखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होता है जिसमें कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर होता है, यानी कि 2a और 2b बराबर होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं a और b का वैल्यू बराबर होता है। समझ में आ गई थी बात ये आपको? और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही नाम एक और इक्विलेटरल हाइपरबोला भी होता है, तो वी शुड रिमेंबर दिस। अच्छा, हम लोगों ने क्लास नंबर 1 के अंदर ये चीज प्रूव करी थी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 होती है और उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ किसके बराबर होती है? देखिए जरा, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये मेरा हाइपरबोला होता है, ठीक है, अगर मेरा ये हाइपरबोला होता है तो मेरा लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना आता है बेटा? मेरा लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ आता है 2b स्क्वायर बाई a। अगर मैं आपको बोलता हूं कि a और b इक्वल है, अगर a और b इक्वल है तो ही मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। तो यहां पे भी a और b इक्वल हम पुट कर देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर आ जाएगा लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? यानी कि ये रिजल्ट भी अपना प्रूव हो जाता है। तो इजी सा है मेरे ख्याल से एवरीवन, सारे के सारे बच्चों को आसानी है यहाँ पर। चलिए, मैंने आप लोगों को ये रिजल्ट याद करने की ट्रिक सिखाई थी कि एलिप्स के लिए यहाँ पे √a² m² + b² आता है बस। तो उस तरीके से हम लोगों ने ये वाली चीज तो याद कर ली थी। अब ये चीज अगेन मैं क्यों दे रहा हूं? बिकॉज आई वांटेड यू टू हैव ऑल दीज थिंग्स इन द क्लब्ड फॉर्म। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एलिप्स के अंदर बस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस आ जाता है, यस और नो? तो b² की जगह एलिप्स की इक्वेशन में अगर -b² डाल देते हैं तो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाती है। इससे अपन ये चीजें आराम से याद कर सकते हैं, राइट? अच्छा, मैं यहां पर अगर नोटिस करूं तो यहां पे प्लस माइनस लग रहा है। कहने का क्या मतलब है? सेम स्लोप की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं हाइपरबोला के ऊपर? 2 हो सकती हैं, यानी पैरेलल टेंजेंट्स 2 ड्रॉ कर सकते हैं ऑफ द सेम स्लोप एम। यही काम सर्कल के अंदर था, यही पैराबोला, यही एलिप्स, सॉरी पैराबोला के अंदर नहीं था, एलिप्स के अंदर था, पैराबोला के अंदर नहीं था, सर्कल के अंदर था, एलिप्स के अंदर था, और यही काम हाइपरबोला के अंदर भी है, राइट? चलिए, फिर हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखना भी सीखा था, बिकॉज एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला वी कैन राइट इट एज a sec थीटा, b tan थीटा बच्चों। और अगर पॉइंट हमें कर्व के ऊपर दिया हुआ है तो t = 0 विल गिव अस व्हाट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओनली। अच्छा, ये चीज मैंने आप लोगों को वहां नहीं बताई थी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ओवर हियर कि जरा मान लीजिए कि आपके पास एक हाइपरबोला है, ठीक है? अगर आपके पास ये हाइपरबोला है
और आपने यहां पर 2 पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। एक ये पॉइंट जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है θ1, तो यहां पर द टेंजेंट विल बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस, लेट्स से, ठीक है। और मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहां है P ऑफ θ2 और आपने यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस। अब ये दोनों टेंजेंट कहां मीट करेंगे आपस में, तो उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी आप लोगों को अगर डायरेक्टली याद हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, अगर ये चीज मुझे प्रूव करनी है सर तो कैसे करता, देखो P ऑफ θ1 यानी a sec θ1 कॉमा b tan θ1 आप लोगों को पॉइंट कर्व के ऊपर पता है, तो t इज इक्वल टू 0 से आप ये वाला टेंजेंट लिख सकते हो बाय यूजिंग द पॉइंट a sec θ1 कॉमा b tan θ1। फिर ये P ऑफ θ2 यानी कि a sec θ2 कॉमा b tan θ2 आपको पॉइंट ऑन द कर्व दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को यूज करके अगर हम t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारे पास दूसरी टेंजेंट आ जाएगी, एंड दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ओनली। तो दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वी कैन गेट दिस पॉइंट, यस और नो एवरीवन, समझ में आ रही है बात। अब इतना लंबा अगर हम एग्जाम के अंदर करने बैठेंगे तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, so in order to save that time what we gonna do is we gonna remember this point of intersection, हमें ये point of intersection के coordinates याद होने चाहिए, right। a cos θ1 minus θ2 upon 2 divided by cos θ1 plus θ2 by 2 और कॉमा y का वैल्यू जरा देखिए tan लिखा हुआ है यानी ऊपर में sin आएगा और नीचे में cos आएगा। अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos θ1 plus θ2 by 2 आएगा जो कि इसके जैसा ही है, राइट। तो आपको ये चीज याद करनी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए मैंने ये पोर्शन पूरे का पूरा आप लोगों को फिर से क्लब्ड वर्जन में दे दिया, ताकि वो बच्चे जो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं या रिजल्ट्स रिमेंबर करना चाहते हैं उनके लिए हर एक चीज जो है वो क्लब्ड फॉर्म में मिल जाए। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं जाएगा, जेई के बारे में मैं आप लोगों को इतना जरूर बोल सकता, राइट। चलिए, नॉर्मल की इक्वेशन भी अपन लोगों ने याद करने का तरीका सीखा था, है ना। as यहाँ पे प्लस आएगा, a स्क्वायर प्लस बी, राइट, ये अपन लोगों ने सीखा था, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बेसिकली बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डालेंगे तो एलिप्स की इक्वेशन जो है वो अपने पास आ जानी चाहिए, और एलिप्स की अगर याद है तो इसकी मैंने याद करने की ट्रिक सिखाई थी। अच्छा, एम स्लोप की नॉर्मल लिखाना का तरीका मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो समटाइम्स इसका भी यूज आ जाता है, तो यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल। कभी भी अगर आपको एम स्लोप की नॉर्मल लिखनी है, टेंजेंट तो चलो याद रहती है सभी को, लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन भी आई एम गिविंग यू, इन केस अगर कहीं एम स्लोप की नॉर्मल का यूज हो जाए तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड कैन सॉर्ट आउट योर क्वेश्चन, राइट। एंड पुट ऑफ नॉर्मल भी आप लोगों को ये कोऑर्डिनेट्स पता होने, राइट, ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है। और बेसिकली ये और ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस के अंदर बता के आया, ठीक है। ये आप और याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस कहीं पे जो थोड़े बहुत लंबे होते थे वो भी सेव हो जाएंगे, राइट। चलिए, ऑल राइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हमें हमेशा याद रखने चाहिए रिगार्डिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ हाइपरबोला। देखिए, ऑक्सिलरी सर्कल की हम लोग डेफिनेशन देख के आए थे। क्या होता है ऑक्सिलरी सर्कल? अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा दूं फोकस से, कहां पर? टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला के ऊपर, जैसे कि समझिएगा अगर ये मेरा हाइपरबोला है एंड यहां पे इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट मारा, तो अगर मैं यहां से फोकस से परपेंडिकुलर गिराता हूं तो फोकस से जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो हमेशा ये जो पॉइंट का लोकस होगा किसी भी टेंजेंट के ऊपर, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू चेंज, टेंजेंट्स विल बी चेंजिंग, तो ये जो पॉइंट का लोकस आएगा ये हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर आएगा, और ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन जो है वो ये होगी। कहने का मतलब है कि आपका ऑक्सिलरी सर्कल जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जो कि हम ऑलरेडी देख के भी आए हुए हैं, राइट। यस, और ऑक्सिलरी सर्कल, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसा बनेगा, यानी ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करता है। अपन ने ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देखी हुई हैं एलिप्स के लिए, तो आई एम क्विकली मूविंग फ्रॉम हियर बिकॉज जो एलिप्स के लिए है वही का वही हाइपरबोला के लिए भी है। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स राइट एंगल एट द कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस सेम लाइक एलिप्स। तो प्रॉपर्टीज भी देखिए कोई ज्यादा अलग नहीं हो रही हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों से पिछली क्लासेस के अंदर, दोनों क्लासेस के अंदर यही बताया था कि अगर किसी ने एलिप्स के ऊपर अच्छे से कमांड बना लिया है
तो भैया हाइपरबोला तो मजाक मजाक में हो जाएगा आप। अच्छा, यहां पे एक प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस है, तो आई वांट टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि ये आपका एलिप्स है, सॉरी हाइपरबोला है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अगर इस हाइपरबोला पर मैं एक रे ऐसे लेके आ रहा हूं, और ये जो रे आ रही है ना, इसका काम क्या है कि ये रे टारगेटिंग टुवर्ड्स वन ऑफ द फोकाई, किसी एक फोकाई की तरफ टारगेट कर रही है। तो देखिए, अब ये पैराबोला से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज बाहर से रे भेज रहा हूं। अगर ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये रे जो है वो दूसरे फोकस से पास हो। क्या कह रहा हूं, अगर मैंने किसी एक फोकाई की तरफ बाहर से रे भेजी है तो वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो रे भेज रहा हूं ये मैं इस फोकाई की तरफ भेज रहा हूं, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकाई से पास हो जाएगी। बस यहां पर ये होता है, राइट। जैसे पैराबोला में क्या होता था, पैराबोला में ये होता था, तो या अगर मैंने पैराबोला के ऊपर, ये मेरा पैराबोला है मान लीजिए, अगर मैंने मेजर एक्सिस के पैरेलल एक रे भेजी है तो दिस रे विल पास फ्रॉम फोकस। ये था पैराबोला के अंदर। एलिप्स के अंदर भी, एलिप्स के अंदर क्या था, अगर एक फोकाई से पास होती हुई, अगर एक फोकाई से पास होती हुई, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकाई से पास हो जाएगी। और यहां पर ये चीज, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा क्या बोल रहा हूं मैं स्टेटमेंट। अगेन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पैराबोला ऑफ द एलिप्स ऑफ द हाइपरबोला पर एक रे भेज रहा हूं विच इज सच दैट कि वो रे के बीच में अगर हाइपरबोला का ब्रांच नहीं आता तो वो इस फोकाई पर जाने वाली थी, लेकिन अगर ये ब्रांच आ गया है तो ये यहां से रे रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकाई से पास होगी। समझ में आ गई बात? यस एवरीवन, तो ये प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर इसका यूज। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन अपन लोगों ने देखी थी, और डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन जहां से अपन हाइपरबोला के ऊपर या पैराबोला के ऊपर या एलिप्स के ऊपर या सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर चीज थी। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी चीजों का फील ले लीजिए कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में ये रिलेशन है कि बी स्क्वायर जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू ए स्क्वायर, तो ये जो चीज आने वाली है ये पॉजिटिव चीज आने वाली है, यानी रेडियस का स्क्वायर विल बी कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है इन दिस केस यू विल बी गेटिंग अ रियल सर्कल। होना ही चाहिए भैया, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू तो सर्कल रियल बनेगा, हमें पता है। मैंने कहा ठीक है, अगर बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर हो गया तो ऑब्जर्व करिए ये किस केस में होता है, कॉन्जुगेट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में जो मेरा डायरेक्टर सर्कल आएगा, डोंट यू थिंक कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर वो 0 हो गया तो ये एक पॉइंट सर्कल होता है। बेसिकली अ पॉइंट इज ऑल्सो अ सर्कल विथ रेडियस 0। यस और नो, आप लोगों ने ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सर्कल के अंदर एक पॉइंट जो होता है ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये भी एक सर्कल है विथ रेडियस 0। समझ में आ रही है बात? तो अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया तो इन दैट केस डायरेक्टर सर्कल जो है आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा केवल एक सिंगल पॉइंट के जगह पर, यानी केवल उसी एक पॉइंट से आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर जो है टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाओगे परपेंडिकुलरली। और वो पॉइंट क्या होगा, देखो अगर आपके पास कभी भी ऐसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां का सॉल्यूशन यही होगा कि एक्स भी 0 होना चाहिए और वाई भी 0। ऐसा क्यों? देखो रियल नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो दिस इज अ रियल नंबर का स्क्वायर, तो ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, ये भी एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू एक भी नहीं है, नॉन नेगेटिव है दोनों के दोनों, तो कहने का मतलब है दोनों के दोनों 0 होने चाहिए कि नहीं? यानी कहने का मतलब क्या है समझिएगा, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो मैं एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर सकता हूं, एंड दैट टू फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आई बात आप लोगों को? बिकॉज इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डायरेक्टर सर्कल विल बी लिमिटेड टू अ पॉइंट, पॉइंट सर्कल बन जाता है वो, तो उसी एक पॉइंट से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाओगे, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात? अच्छा, अगर बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ा है तो ये चीज नेगेटिव आ जाएगी,
और यहां पर आप देख सकते हैं अगर ये चीज नेगेटिव आ रही है, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, तो डोंट यू थिंक कि आर का वैल्यू जो है वो इमेजनरी आएगा? तभी तो आर स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा इन दिस केस, जब भी बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से। फील इट गाइस? यप। तो इन दिस केस आपका जो रेडियस है वो इमेजनरी हो जाएगा, तो ऐसा कोई सर्कल होएगा ही नहीं। बेसिकली रेडियस इमेजनरी होने का मतलब ऐसा कोई रियल सर्कल होगा ही नहीं, यानी कि आप उस हाइपरबोला के ऊपर कभी भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स नहीं मार पाओगे। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चे? यस, ओके। और ये चीज हम लोगों ने देखी थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को एक्सटर्नल पॉइंट से लिखना है तो t इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे बाय यूजिंग द एक्सटर्नल पॉइंट। कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन को t इज इक्वल टू s1 से, और पेयर ऑफ टेंजेंट्स को t स्क्वायर इज इक्वल टू s1 करके हम लोग लिख सकते हैं। एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी, हम लोगों ने कहा था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यानी कि इन्फिनिटी पे जाके अगर मेरी एक लाइन का और हाइपरबोला का मिलन हो रहा है तो हम उसे एसिम्पटोट कहते हैं, राइट? टेंजेंट एट इंफिनिटी इज नोन एज एसिम्पटोट ऑफ अ हाइपरबोला। तो मैंने यहां पे आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स बताए थे कि इसका अगर मुझे एसिम्पटोट लिखना है तो मुझे केवल कांस्टेंट टर्म के जगह पे 0 लिख देना है बस। तो ये जो इक्वेशन आती है मेरे पास, ये एसिम्पटोट की इक्वेशन आती है। तो सेकेंड क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज जो है वो याद करवाई थी। अब अगर किसी बच्चे को प्रूफ चाहिए इस चीज का, तो आप क्या करिए, आपने एक लाइन ले ली y इज इक्वल टू mx प्लस c, मान लिया कि ये आपकी एसिम्पटोट है फॉर दिस पर्टिकुलर हाइपरबोला। तो आपने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया कहने का मतलब है आपने यहां से y का वैल्यू उठाया और यहां पर पटक दिया, तो ये x के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल रूट आना चाहिए क्या? सोचो, क्या कभी भी कोई एसिम्पटोट जो है वो कर्व को मीट करती है क्या? यस, बट एट इंफिनिटी। तो कहने का मतलब है कि यहां पे जो भी मेरे रूट्स आने चाहिए, x शुड टेक इनफाइनाइट वैल्यू एज इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? सर अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी अगर आ रहे हैं तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस इक्वेशन? तो समझिएगा, अगर यहां पर सॉल्यूशन इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी है तो कहने का मतलब ये है कि भैया यहां पर ये जो मेरा both roots of the equation must approach infinity, तो conditions will be this कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 0 होना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x भी 0 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x, राइट? तो देखिए, अगर ये इक्वेशन x इक्वल टू इंफिनिटी और x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी के लिए सेटिस्फाई करवानी है मुझे, तो अगर मेरे ये कोएफिशिएंट्स ही 0 हो गए, फील इट, अगर मेरे ये कोएफिशिएंट्स ही 0 हो गए तो x भले ही कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या मुझे? नहीं पड़ेगा। तो मेरे ये दोनों के दोनों कोएफिशिएंट्स जो हैं वो 0 के इक्वल होने चाहिए, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m लाइक दिस, और m अगर आ गया तो c का वैल्यू अपना 0 आ गया, तो एसिम्पटोट्स का इक्वेशन अपने पास आता है। ये प्रूफ है, हालांकि प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, अपने को ये रिजल्ट याद रखना है, और रिजल्ट याद रखने का ट्रिक मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर सिखा दिया था, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर b और a का वैल्यू इक्वल है, राइट, तो वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा बेटे, यस और नो? a और b अगर इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन जो है वो ऐसा होता है। तो इसके लिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एसिम्पटोट्स लिखिए, तो एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म के जगह पे 0, तो आपका एसिम्पटोट्स का इक्वेशन हो जाता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा कि नहीं, बिकॉज इस चीज को आप लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, एक लाइन, एक एसिम्पटोट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, यानी +1 स्लोप है, और दूसरी एसिम्पटोट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्री है, यानी कि स्लोप उसका -1 है। तो x y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है, हाँ या ना? यस। तो इन दैट केस आपकी एसिम्पटोट्स जो होंगी वो राइट एंगल्स पे फॉर्म होंगी। अच्छा, अगर मैं बोलूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसका दूसरा नाम, घर का नाम उसका क्या है? इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। तो कभी प्रॉब्लम के अंदर अगर नाम इक्विलेटरल हाइपरबोला आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का। आगे बढ़ते हैं।
इफ अ हाइपरबोला, अगर मेरा हाइपरबोला इक्विलेटरल है तो उसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा ना वो भी इक्विलेटरल होगा। कहने का मतलब है अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखेंगे तो वो भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा। देखिए अगर मैं इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखूंगा तो ए स्क्वायर के जगह पे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा अल्टीमेटली, और उसकी अगर मैं एसिम्प्टोट्स लिखूंगा तो वो तो अल्टीमेटली यही आएगी कि नहीं आएगी सारे के सारे बच्चे। तो यहां से आप लोगों को ये चीज भी प्रूव हो गई, और ऊपर वाली तो खैर हो ही गई है। The equation of the pair of asymptotes differ the hyperbola and the conjugate hyperbola by the same constant only, as I told you, है ना। Because यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप, राइट। चलिए, the asymptotes pass through the center of the hyperbola as discussed in the previous class, okay, and the bisectors of the angle between the asymptotes are the axes of the hyperbola। देखिए आपको पता है कि भैया अगर आपका हाइपरबोला ऐसा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आपकी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 और एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, राइट, ऐसी आती है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं यार एक एसिम्प्टोट आपकी आ रही है ऐसी एक्स बाई ए प्लस माइनस वाई बाई बी, बेसिकली ये दोनों आ रही है ना। तो आप अगर देखें तो डोंट यू थिंक ये वाली जो लाइन आएगी आपकी ये हो जाएगी b बाई ए एक्स, और ये वाली हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर आपका ये एंगल थीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा, सोचो जरा एवरीवन, यस और नो। और अगर हाँ तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर और नॉट। और ये एंगल अगर आपका पाई बाई टू माइनस थीटा है तो डोंट यू थिंक कि ये वाला एंगल भी आपका पाई बाई टू माइनस थीटा होगा। फील करो सारे के सारे बच्चे ज्योमेट्री से, मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी क्लैरिटी आगे होगी, बिकॉज ये ओवरऑल एंगल जो है वो आपका कितना होना चाहिए था, पाई होना चाहिए था। तो फ्रॉम देयर यू गाइस कैन से दिस रिजल्ट कंफर्टेबली। तो ये हो गया कि आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस जो हैं वो एसिम्प्टोट्स के हमेशा क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, ठीक है। द एसिम्प्टोट्स ऑफ अ हाइपरबोला आर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल formed by the lines drawn through the extremities of each axis parallel to the other axis। देखिए समझिएगा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपका हाइपरबोला ऐसा होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक एक्सट्रीमिटी तो आपकी ये वाली हो गई माइनस ए कॉमा जीरो वर्टेक्स, और एक ये हो गया ए कॉमा जीरो। फिर यहाँ पे आपका होता है 0 कॉमा बी, और यहाँ पे होता है आपका 0 कॉमा माइनस बी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने क्या काम किया कि यहाँ पे आपने यहाँ से पास होती हुई और ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से भी आपने ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट से पास होती हुई और आपने कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इस एक्सिस से पास होती हुई आपने कॉन्जुगेट एक्सिस से पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों, यस, सारे के सारे बच्चे, किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉमा बी हो जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा बी हो जाएंगे बेटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा माइनस बी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, ए कॉमा माइनस बी। तो डोंट यू थिंक दैट दीज 4 पॉइंट्स विल बी लाइंग ऑन दीज 2 एसिम्प्टोट्स। देखो जरा y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यस सर डेफिनेटली करता है, बिकॉज इस लाइन का स्लोप आप देखो b बाई ए है। तो ये एक एसिम्प्टोट हो गई, 3 एसिम्प्टोट आपकी ये हो गई। तो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग यू। और बाय द वे ये ओरिजिन से पास करेंगे दोनों, है ना, बस सही से बनी नहीं है, बट आई थिंक यू गाइस कैन इमेजिन द ज्योमेट्री कंफर्टेबली, यस। कि आपकी जो एसिम्प्टोट्स हैं वो एक एसिम्प्टोट तो ऐसे बनेगी और एक एसिम्प्टोट ऐसे बनेगी, यानी कि एसिम्प्टोट इज एक्टिंग एज डायगोनल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल। यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 बोल। यप, आगे बढ़ते हैं। एसिम्प्टोट्स आर टेंजेंट टू द हाइपरबोला फ्रॉम द सेंटर। हाँ बिल्कुल सही बात है, और वो कहाँ मीट करती है, इस इंफिनिटी पे मीट करती है, बिकॉज हमेशा एसिम्प्टोट्स सेंटर ऑफ द सेंटर से तो पास कर ही रही है ना, ऑफ द हाइपरबोला से। चलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होता है, एक्स वाई इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, इसके ऊपर अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं तो द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑन दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर टेकन लाइक दिस, x इक्वल टू सी टी और y इज इक्वल टू सी बाई टी। देखिए एक याद रखिए, x का वैल्यू अगर सी टी डाल दिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, सी बाई टी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि t का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, राइट, यस।
क्योंकि c बाई टी लिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो यू कैन सी अकॉर्डिंगली, है ना। अच्छा, ये रिजल्ट्स के रूप में याद कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया ऑन दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस, कौन सा, c बाई टी वन, सॉरी सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, और दूसरा पॉइंट लिया आपने सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू। तो सोचो जरा, अगर मैं आपका ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करूंगा तो योर दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विल बी लुकिंग लाइक दिस, ऐसा दिख रहा होगा। अगर मैंने ये वाला पॉइंट P ऑफ T1 कोऑर्डिनेट्स लिखे तो ये हो जाता है C1 कॉमा सी बाई टी वन, और मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया P2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, CT2 कॉमा सी बाई टी टू। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड लिखता हूं बेटे, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड लिखता हूं बेटे, तो कॉर्ड कैसे लिखेंगे, स्लोप लिखना पड़ेगा पहले तो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप आ जाएगा। फिर किसी एक पॉइंट से पास करा देंगे तो आपको नहीं लगता कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। अब एक तो अपन इतना लंबा तरीका करें और एक अपन इस इक्वेशन को डायरेक्टली याद कर लें, तो आपको नहीं लगता है कि एग्जाम के अंदर दिस इक्वेशन इफ वी रिमेंबर, तो अपना क्वेश्चन जो है वो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और लिखने का तरीका क्या है वो मैंने बता दिया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके स्लोप तो लिख ही सकते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप आ गया। किसी एक पॉइंट से पास कर दो, भले इससे या इससे, तो आपके पास कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अगर अपन ये याद कर लेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका स्लोप कितना होता है, -1 अपॉन T1 T2, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे मान लीजिए कि इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लिखनी है ना, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट मुझे दिया हुआ है PT1 और मुझे बोला कि यार आप इस पे टेंजेंट लिखिए, तो टेंजेंट की इक्वेशन अपन अगर कर्व के ऊपर पॉइंट दिया हुआ होता है तो कैसे लिखते हैं, टेंजेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, t इज इक्वल टू 0 से ही लिखेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो आपको रटवाया गया था, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करिएगा x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करिएगा y इंटू वाई वन से, x को रिप्लेस करिएगा x प्लस x1 बाई टू से, y को रिप्लेस करिएगा y प्लस वाई वन बाई टू से, और x इंटू वाई को रिप्लेस करिएगा x वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर ये x इंटू वाई को जो रिप्लेस करना होता था एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू से, ये कहां यूज होगा, ये यहां यूज होगा। x इंटू वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, x इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन अपॉन टू, इससे रिप्लेस करेंगे और कांस्टेंट टर्म एज इट है, तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए इसी को रीअरेंज करिए, आपकी इक्वेशन जो है वो ऐसी आ जाएगी। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है बेटा तो मुझे बताइएगा। क्लियर है, x1 y1 से अगर डिवाइड कर दिया तो आपको समझ। अच्छा, इन केस अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे सर, तो इसको आप x1 y1 से डिवाइड करिए पहले तो, और फिर आप देखिए कि x1 y1 पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, ऑन द कर्व वो लाई कर रहा है, तो ये रिलेशन भी आप यूज करिएगा, x1 y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा आ रहा है। देखिए फील करिएगा सारे के सारे बच्चे, थोड़ा सा दिमाग घुमाइएगा। और x1 की जगह अगर आप CT1 और y1 की जगह पे आप c बाई टी वन डाल दोगे तो यही इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कि ये याद करने की जरूरत नहीं है, इससे ये वाली आई जाएगी, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि x इंटू वाई को जब हम t इज इक्वल टू 0 लिख रहे होते हैं तो x इंटू वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू से, तो आप ये इक्वेशन भी बड़े कंफर्टेबली लिख पाएंगे, जो कि आप लोगों को सर्कल्स के टाइम से बताया जा रहा है। अच्छा, नॉर्मल की फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना, नॉर्मल, रिमेंबर दिस, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। और नॉर्मल निकालते कैसे हैं हम, अगर हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया तो टेंजेंट का स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है हमेशा -1, तो टेंजेंट का स्लोप अगर आ गया तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, और जिस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल लिख रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स तो अपने हैं ही हैं। और अपन जानते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट ऑन द कर्व और दूसरा उसका स्लोप। दोनों चीजें अगर आ गई तो नॉर्मल भी अब आप बड़े आसानी से लिख पाओगे। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को। अच्छा, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, तो ये तो हम जानते हैं क्या होता है, t इज इक्वल टू s1, तो t इज इक्वल टू s1 लिख देंगे, अपना काम बन जाए, राइट, ये हो गया। अच्छा, इस हाइपरबोला के लिए थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि यह हाइपरबोला ऐसा बनता है, देखिए तो आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा ना वो ऐसा आएगा इस केस में, दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस, तो आपका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके ये होते हैं, देखिए फील करिए, ये आपके वर्टेक्स हो गए C, C
और ये माइनस सी कॉमा माइनस सी, बिकॉज फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो एक्स और वाई का सेम साइन होगा कि नहीं होगा बच्चों, राइट? कि ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, तो ट्रांसवर्स एक्सिस आपका ऐसा बन गया। अच्छा, इसी के ऊपर तो आपका फोकाई लाई करता है, जी सर इसी के ऊपर हमारा फोकाई लाई करता है, तो एक फोकाई यहां पे हो गया, एक फोकाई यहां हो गया। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को पता है, एसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कितनी होती है, √2 होती है। तो वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा भैया अगर सी डिस्टेंस पे ओरिजिन से आपका वर्टेक्स है तो ये √2c होना चाहिए, बिकॉज वहां पे क्या होता था, a,0 वर्टेक्स होता था और AE,0 आपका फोकस होता था। ए का वैल्यू तो यहां पर सी ले रहा है और ई का वैल्यू जो है वो √2 होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। तो फोकाई भी आप लोगों को याद रह जाएंगे बच्चों। डायरेक्ट्रिसेस जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे, तो वहां पे a बाई ई होता था, तो यहाँ पे c बाई ई होगा एवरीवन, और e का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे के सारे बच्चे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए पहले तो, और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगों को पता चल गया c बाई ई यानी c बाई √2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस लाइन का आपसे c बाई √2 है, नोटिस करिएगा यहाँ पर इस ओरिजिन से इस डायरेक्ट्रिक्स का एंगल जो डिस्टेंस जो है वो a बाई ई होना चाहिए, बिकॉज a बाई ई इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो a का वैल्यू यहाँ पे c ले रहा है, तो c बाई ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स का, कहां से, ओरिजिन से। तो आप जरा नोटिस करिए, आप नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हो क्लास स्ट्रेट लाइंस चैप्टर के अंदर, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, याद है आपको? तो यहाँ पे अल्फा तो एसिम्प्टोट का एंगल हो गया, या कह लो आपका ये जो एक्सेस बन रही है ये एंगल हो गया, मेरे ख्याल से ये 45 डिग्री है, तो अल्फा आपका 45 डिग्री हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका c बाई √2 है। यस, ये वाला एंगल 45 डिग्री है कि नहीं, कैसे पता चला सर? देखो ये वाला वर्टेक्स आपका c कॉमा सी है, तो ओरिजिन से जोड़ोगे इसको तो स्लोप आ जाएगा c बाई सी यानी 1, स्लोप अगर 1 आ गया यानी ये एंगल 45 डिग्री है, तो नॉर्मल आपका 45 डिग्री एंगल अगर बना रहा है तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, और p का वैल्यू यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम ओरिजिन जो है वो c बाई √2 है। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये आएगी, दिमाग में बैठ रही है आप लोगों की, राइट? और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो हम लोग देख के आए हैं कि क्या होगा भैया, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो हालांकि रिसेंट ईयर्स के अंदर देखा गया है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, बट फिर भी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं यही कहूंगा, द मोर रिजल्ट्स यू गोना रिमेंबर द मोर फ्रूटफुल इट इज गोइंग टू बी फॉर यू। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको एक तो सारे के सारे रिजल्ट्स क्लब्ड फॉर्म में मिलते नहीं है, और दूसरा वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं जो रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि अगर रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप एक दिन एकदम से जब इस टॉपिक को करने बैठोगे तो यू विल बी लाइक अरे यार इतनी सारी चीजें हैं कैसे याद होंगी, एंड यू विल लूज मार्क्स ओवर देयर। और पहले तो कॉन्फिडेंस चले जाता है बच्चों का इसी चक्कर में, और फिर कॉन्फिडेंस चले जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। देखिए करना क्या है, एक चार्ट पेपर लीजिएगा और चार्ट पेपर के ऊपर बड़े फॉन्ट्स के अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख दीजिएगा, दीवार के ऊपर चिपका दीजिएगा। मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करता था जब मैं जेई का एग्जामिनेशन लिख रहा था, तो मैंने ऐसे ही किए थे कि सारे फॉर्मूलेज मैंने ऐसे चार्ट पेपर पे लिख के दीवार पे डाल दिए थे। तो जब भी टेस्ट देने जाता था या कमरे के अंदर ऐसे ही घूम रहा होता था तो उनको जरूर पढ़ता था। तो एक चीज को इतनी बार पढ़ा कि सारे के सारी चीजें याद हो गई। नॉट जस्ट मैथमेटिक्स में बल्कि ये काम आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, बिकॉज देयर इज सो मच टू मेमोराइज इन केमिस्ट्री एज वेल, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज के बारे में देखते हैं, जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला बताइएगा, whose length of the latest rectum is equal to 8 and length of its conjugate axis is equal to half of the distance between its foci। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर भी चुके हैं, थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा, फिर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के नीचे बताइए, ठीक है? अच्छा, इसने मुझे बताया है कि मेरा हाइपरबोला ऐसा वाला है कि मेरा हाइपरबोला ऐसा वाला है, नहीं बताया सर इसने मुझे। मैंने कहा अगर नहीं बताया ना तो कोई भी एक मान लो, ठीक है? तो हमने ये वाला मान लिया। तो इसेंट्रिसिटी मुझे बतानी है, पहली बात तो ये। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम की इस केस में लेंथ होती है 2 स्क्वायर बाई ए, और वो 8 के बराबर हो गई, पहली इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी, लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2b इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है 2ae, उसका हाफ यानी ae, तो रिलेशन आ गए।
और तीसरा जो आप हमेशा जानते हो, सेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर हाइपरबोला। आप सॉल्व करोगे 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, तो डोंट यू थिंक यू कैन सॉल्व फॉर इसेंट्रिसिटी फ्रॉम 1 2 एंड 3? सॉल्व फॉर ई फ्रॉम 1 to 3। तो देखिए जरा कितने इजी इजी क्वेश्चंस, ये 2016 जे मेंस का क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्या नहीं है? इफ यू नो द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इफ यू नो व्हाट इज कॉन्जुगेट एक्सिस, इफ यू नो व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला फॉर दिस हाइपरबोला, तो मेरे को लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे, इसेंट्रिसिटी इज व्हाट यू नीड नाउ, ठीक है? इसेंट्रिसिटी आप लोगों को बतानी है, तो 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल सॉल्व करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर स्टार का आंसर दी कमेंट सेक्शन बिलो द वीडियो, ठीक है जी? यप, आगे बढ़ते हैं। A hyperbola whose transverse axis is along the major axis of this particular conic। तो सबसे पहली बात तो ये कौन सा कर्व है यार, जरा मुझे बताना। एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 4, ये कौन सा कर्व है? अगर इस 4 को नीचे लेके आ जाओगे तो समझ जाओगे। और ये एक्स स्क्वायर है, कौन सा कोनिक है यार बेटा? ये एक्स स्क्वायर बाई 12 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, कौन सा कोनिक है यार? सर ये तो हमारा एलिप्स है। मैंने कहा यार इसकी मेजर एक्सिस के अलोंग क्या है? हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो मुझे एक बात बताइए जरा, ये जो एलिप्स है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा कि वर्टिकल एलिप्स बनेगा? सर बी इज ग्रेटर देन ए, तो सर ये एलिप्स जो है वो तो ऐसा बनेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा हाइपरबोला कैसा आ रहा होगा? सर हमारा हाइपरबोला ऐसा आ रहा होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है सारे के सारे बच्चों को? बिकॉज हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एलिप्स के मेजर एक्सिस के अलोंग है, तो हमारा हाइपरबोला ऐसा बन रहा होगा, ठीक है? एंड हैज वर्टाइसेस एट द फोकाई ऑफ दिस कोनिक, मतलब ये जो हमारा हाइपरबोला है उसके वर्टाइसेस जो हैं वो एलिप्स के फोकाई पर होंगे। अब एलिप्स के फोकाई क्या होंगे यार वर्टिकल वाले के? 0, BE और 0, -BE। मैंने कहा यार ये दोनों की दोनों चीजें लिखते हैं, तो b का वैल्यू 4 हो गया, और इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स अगर मुझे लिखना है तो मैंने बताया था 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, याद है आप लोगों को? तो ये आ गया 4/16, यानी इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज कमिंग आउट टू बी 1/4। तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी मेरी 1/4 आ गई। मैंने कहा ठीक है यार, और 0, B इंटू ई और 0, B का वैल्यू 4 है, ये आ गया। तो ये मेरे ख्याल से आपके पास पॉइंट आ गया कितना? ये पॉइंट आ गया 0, 1, ये पॉइंट आ गया 0, -1, जो कि आपके एलिप्स के फोकाई हैं और हाइपरबोला का वर्टेक्स है। क्वेश्चन को रीड करिए। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 3/2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट। देखिए इसेंट्रिसिटी आपको हाइपरबोला की मैं कैपिटल ई ले रहा हूं, तो वो आपको कितनी दी हुई है? 3/2। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये आपके 0, B और 0, -B हुए कि नहीं? तो यहाँ पे जो आपका फोकाई आएगा वो 0, B इंटू ई और 0, -B इंटू ई। देखिए एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि एलिप्स के लिए जो ए बी और ई हैं अलग होंगे एज कंपेयर टू जो हाइपरबोला के लिए ए बी और ई। यस और नो? तो एलिप्स की इक्वेशन में मैंने अगर स्मॉल ए यूज किया है तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए यूज कर रहा हूँ हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है? और ये इक्वेशन कैसी आती है वो तो आपको पता ही है, वर्टिकल वाली -1 आता है इक्वल टू में। यस, तो मुझे यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू चाहिए बच्चों। तो जरा नोटिस करिएगा कि b का वैल्यू आपका 1 है और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो b का वैल्यू आपका 1 आ चुका है, बिकॉज 0, B और 0, -B ये आपके वर्टेक्स होते हैं। अच्छा, और इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर यानी कि 9/4 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ऐसा होगा। तो 5/4 इंटू बी स्क्वायर यानी 5/4 इंटू 4, तो ए का वैल्यू आपका √5 आ रहा है मेरे ख्याल से। एवरीवन देखिएगा जरा, क्या 2√5 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 5/4 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 1 है, इज इक्वल टू सॉरी ए स्क्वायर। ये √5/2 आ रहा है मेरे ख्याल से ए का वैल्यू। हाँ ना बच्चों? हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 3/2 है और वर्टेक्स 0, B और 0, -B होते हैं, तो B का वैल्यू 1 हो गया।
बी का वैल्यू 1 हो गया तो इसेंट्रिसिटी वर्टिकल है, ये हाइपरबोला ऐसा होता है फॉर्मूला। तो 9/4 ये हो गया इक्वल टू 1, तो ये इधर आएगा तो 5/4 इक्वल टू दिस, तो ए का वैल्यू √5/2 आ गया। ए का वैल्यू √5/2 आ गया, -y²/1 इज इक्वल टू -1, ऐसा हाइपरबोला आ गया आपका। तो अब ए बी सी डी में से कौन सा पॉइंट जो है वो हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, यू कैन इजीली फाइंड आउट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा नहीं लाई कर रहा है। तो देखिए जरा, अगर आप ए को सेटिस्फाई करवाते हो, ए लाई करता है क्या? मेरे ख्याल से ए लाई नहीं करता है, बी लाई करता है क्या? देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट? डज नॉट लाई ऑन इट बोल रहा है, ठीक है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया? वेट लेट मी चेक। का वैल्यू हमारा 4 था, ए का वैल्यू हमारा 2√3 था, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, तो ये 4 अपॉन क्या, तो 1/4। अच्छा, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, सेंट्रिसिटी का वैल्यू यहाँ पे 1/2 आएगा काके, और अगर ये 1/2 आएगा ना तो ए इंटू ई, सॉरी टू ई, का वैल्यू हमारा 0,2 और 0,-2 हो जाएगा रिलेशन में। तो बी का वैल्यू मेरा जो है वो 2 हो जाएगा। बी का वैल्यू अगर मेरा 2 हो जाएगा ना, का वैल्यू अगर मेरा 2 हो जाएगा तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू √5 आ जाएगा बेटे, ठीक है। ए का वैल्यू √5 आ जाएगा, और कोई दिक्कत। ए का वैल्यू मैंने कहाँ लिखा है, कहीं लिखा तो नहीं है। ए का वैल्यू मेरा √5 आ जाएगा, तो ये मेरा एलिप्स आ जाएगा, सॉरी हाइपरबोला आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आता है, देखिए जरा। ये तो 1 बन गया, माइनस ये सेटिस्फाई, ए तो सेटिस्फाई कर रहा है, बी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ जी सर, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी सेटिस्फाई कर रहा है क्या बेटा? देखो जरा, सी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो जरा, मेरे ख्याल से सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सी शुड करेक्ट आंसर, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे 4/16 को 1/4 और फिर ई का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, मैंने गलती से 1/4 ले लिया, एंड देन आई हैव मेड द करेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर जो है वो सी फॉर कैलकाटा। चलिए, लेट ए एंड बी respectively be the semi transverse and semi conjugate axis of the hyperbola whose eccentricity satisfies this particular equation। अच्छा, हाइपरबोला की जो भी इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से बड़ी होती है कि छोटी होती है बेटा? सर बड़ी होती है। तो ये आ गया, अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगा दूंगा यहाँ पे, तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज मेरे पास क्या क्या आती है बेटा? 324 माइनस आ गया 20 इंटू 9 यानी 180, ओके, डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना आ रहा है? 18 प्लस माइनस 144 यानी 12 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ रहा है 30/18, 6/18। अब मुझे बताइएगा यार, ये तो लेस देन 1 है, दिस कैन नॉट बी सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाँ या ना एवरीवन? सर, तो आपकी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होनी मांगती? सर यही होनी मांगती, यानी 6 आ गया, ये 5/3। सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला आपकी आ गई कितनी? 5/3। मैंने कहा ठीक है यार, फोकस हमको दिया हुआ है 5,0 पे, नोटिस करो जरा, ये मेरा फोकस है 5,0 पर, और मुझे जो डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वो है x इक्वल टू 9/5, ये हो गई x इक्वल टू 9/5, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है। तो आपको नहीं लगता है भैया जो हमारा हाइपरबोला होगा वो ऐसा कुछ बनने वाला होगा? कि सर बात तो सही है आपकी, और एसेंट्रिसिटी इसकी 5/3 है, तो आपको क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू बताइए, ठीक है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू बता देते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूं कि ये मेरा x इक्वल टू ए बाई ई है, तो ये x इक्वल टू ए ई कॉमा 0 होता है ना? ए ई कॉमा 0 होता है,
तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्या इस एलिप्स का सेंटर 0,0 है? क्या वेरीफाई करें, वेरीफाई करें जरा। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू मेरा 5/3 है, तो अगर मैं a इंटू 5/3 को कंपेयर करूं तो वो 5 के बराबर आता है, तो a का वैल्यू 3 के बराबर आता है यहां से अगर देखता हूं। और अगर a का वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूं, यस एब्सोल्युटली सेटिस्फाई हो रहा है यहां पर भी और यहां पर भी। यानी ये जो भी हाइपरबोला है, ये जो भी हाइपरबोला है उसका जो सेंटर आ रहा होगा वो 0,0 आ रहा होगा। ये दोनों मेरी डायरेक्ट्रेसेस है, येलो येलो वाली, ठीक है। तो a का वैल्यू मेरा 3 आ गया बेटे, a का वैल्यू मेरा 3 आ गया। मैंने कहा ठीक है यार, a का वैल्यू मेरा 3 आ गया, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू मेरे पास है, तो डोंट यू थिंक कि मैं b का वैल्यू पता लगा लूंगा। a का वैल्यू 3 आ गया, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 25/9 इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर अपॉन 9। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 3/9। बी इज इक्वल टू 4, और अगर b इज इक्वल टू 4 आ गया और a इज इक्वल टू 3 आया है, तो डोंट यू थिंक कि आपका आंसर जो है वो बड़े कंफर्टेबली आ रहा है। 9 माइनस 16, कितना होता है, -7। -7 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ पे ऑप्शंस भी होंगे, एक -7, एक -16, एक कुछ और ले लीजिए, तो ए विल बी द करेक्ट, ठीक है। 3 नन, वैसे आंसर्स टाइप होना शायद रहेगा, बट आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एवरीवन फील कर लो यार, यहाँ पे अगर किसी को कोई समस्या है तो मेरे ख्याल से नहीं हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। द टेंजेंट एट एन एक्सट्रीमिटी in the first quadrant of the latest rectum of the hyperbola meets x-axis and y-axis at a and b respectively, then OA square and so on। चलिए, सबसे पहली बात तो आपका हाइपरबोला है कैसा? सर हमारा जो हाइपरबोला है दैट इज लुकिंग लाइक दिस। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे a का वैल्यू कितना, तो आप कहोगे 2, का वैल्यू कितना, आप कहोगे √5। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, आप बोलोगे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे a बड़ा है कि b, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हाइपरबोला हमेशा ऐसा ही बनता है, a बड़ा हो b से या b बड़ा हो a से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। e स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 9/4, यानी e का वैल्यू आ गया 3/2। तो फोकस कितना होता है, ae, 0 और -ae, 0। तो अगर मैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो ये हो गया 3,0। और अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा बच्चों, तो लेटेस्ट रेक्टम विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। तो यहाँ पे एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स तो उसका 3 ही आना चाहिए। मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ से निकाल लूंगा बेटा, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 9/4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1, यानी कि आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 5, यानी कि आ गया वाई इज इक्वल टू 5/2। तो ये वाला पॉइंट हो गया 3,5/2। तो इसके ऊपर बेटा मैं क्या टेंजेंट लिख सकता हूँ? यस सर, t इज इक्वल टू 0 विल गिव मी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैंने कहा ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो कहाँ मीट करेंगे, निकाल लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 अगर मैंने लिखा तो x इंटू x1 यानी x इंटू 3 अपॉन 4 माइनस वाई इंटू y1 यानी दिस अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ तो x डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 5 से 5 उठ जाएगा, तो ये y/2 इज इक्वल टू 1 ऐसा आ जाएगा। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर बन गई है, देखो जरा। अब मैं अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 डालूंगा तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा बेटे, 4/3। और अगर मैंने y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 डाला तो y का कितना वैल्यू आ जाएगा, -2, राइट। आपको OA और OB का लेंथ तो मिल ही जाएगा। अच्छा, बेसिकली ये टेंजेंट जो है वो ऐसे नहीं काट रही होगी, ये जो टेंजेंट है ना वो बेसिकली ऐसे काट रही, थोड़ी बहुत ज्यादा फील। जब ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, आपके A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए सर, y0 डालो तो ये 4/3, 0 आ गया। और ये पॉइंट B है, x0 डालोगे तो ये 0, -2 आ गया। तो इन दोनों के आपको क्या बोल रहे हैं, OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर निकाल लीजिए। तो OA स्क्वायर तो 16/9 हो गया, उसमें से OB स्क्वायर यानी कि 4 माइनस कर देंगे
तो 16/9 -4 अगर आप करोगे तो -20/9 आएगा मेरे ख्याल से। यस, तो ए फॉर अरविंद सर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। देखिए ओ इज द ओरिजिन, तो ओ ए का वैल्यू तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख दोगे 16/9 ओ ए स्क्वायर का, यस और नो, और ओ बी स्क्वायर का वैल्यू आप 4 लिख दोगे, तो 16/9 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचता है, -20/9 बचता है। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये रिसेंट ईयर का जेईई मेंस प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द हाइपरबोला दिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए सबसे पहले तो आप ये फील करिए कि हाइपरबोला क्यों है। देखिए एक्स के नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है जो चीज पॉजिटिव है कॉस स्क्वायर अल्फा, जी सर। वाई स्क्वायर के नीचे वाली चीज भी हमेशा पॉजिटिव है, इसीलिए ये एक हाइपरबोला है, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस साइन भी आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये एक हाइपरबोला है। मैंने कहा ठीक है, इसकी अगर मैं इसेंट्रिसिटी देखूं तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + b² होता है, तो वो ऐसा आ गया। अच्छा, तो ये बन गया 1 + tan² अल्फा। 1 + tan² अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, sec² अल्फा। मैंने कहा ठीक है यार, ए का वैल्यू कितना है कॉस अल्फा, और बी का वैल्यू कितना है साइन अल्फा। अच्छा, यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सेक अल्फा है। तो जरा सोचिएगा, एब्सिसा ऑफ वर्टाइसेस क्या होता है सर, +-a, 0। तो ये तो मेरे क्या होंगे, +- cos अल्फा, 0। एब्सिसा ऑफ फोकाई क्या होते हैं, +-ae, 0। ये मेरे क्या होंगे, a इंटू ई करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये +-1, 0। इसेंट्रिसिटी तो मेरी क्या आ रही है, सेक अल्फा, और डायरेक्ट्रिक्स मेरी क्या होती है, x इक्वल टू +-a/e, यानी कि x इक्वल टू +- cos अल्फा अपॉन सेक अल्फा। तो ये आ रहा है कितना, +-sec² अल्फा। हाँ या ना बच्चों? तो क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो मेरे ख्याल से बी फॉर बॉम्बे। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। यस और नो एवरीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का? लुक, ये सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको इतने सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के करवाए रिसेंट ईयर्स के, और ये थोड़े से 2014 से 2017 के आसपास के क्वेश्चन हैं, ये जो आज हमने जितने भी किए। तो आप खुद देखिए, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने रिसेंट ईयर के प्रॉब्लम्स किए थे 19, 20, 21, यानी 2019, 2020, 2021 के। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने 14, 15, 16, 17 यानी 2014, 15, 2015, 2016 उनके क्वेश्चंस किए, एंड ऑल ऑफ देम आर इजी, इजंट इट? यस। तो ये टॉपिक स्कोरिंग है यार, प्रोवाइडेड कि आप सर्टेन थिंग्स को अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को जितनी भी चीजें इस चैप्टर के अंदर दी हैं, आप लोग बस चाय पानी बादाम के साथ उन चीजों को लेके चलते रहें, बिकॉज इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगती है कि इस चैप्टर को मास्टर करने की कोई है। अब इसमें ट्रबल उन बच्चों को हो सकता है जो रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं। और देखिए, ओवर द इयर्स मैं 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब मैंने आप लोगों को पैराबोला के अंदर अलग अलग फॉर्म्स क्यों दिए? अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को ऐसे लेके, यार अरविंद सर ने तो जिस तरीके से पढ़ाया, उन्होंने बहुत सारी चीजें याद करने को दे दी। लेकिन आप समझिएगा, अगर आप लोग मेरे वाले तरीके से नहीं करोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज कहाँ हो जाओगे, समझना जरा। अगर पैराबोला ये है तो फॉर्म अलग आती है, अगर ये पैराबोला ये है तो फॉर्म अलग आती है, अगर पैराबोला ऐसा है। अब बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो याद कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx + a/m, और वो वही की वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, और क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि भैया ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो y² इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए ही होती है, x² इज इक्वल टू 4ay के लिए वो टेंजेंसी की कंडीशन होती ही नहीं है। लेकिन अब वो लगा देते हैं, तो आंसर गलत ही आएगा। तो इसीलिए आई हैव सेग्रीगेटेड ऑल दीज केसेस फॉर यू गाइस, और उसमें भी मैंने आप लोगों को याद करने की ट्रिक बताई थी। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मैंने आपका हर एक केस इंडिविजुअली लिया है। कहने का मतलब है ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। फिर एलिप्स में ये वाला मैंने अलग लिया, ये वाला मैंने अलग लिया। हाइपरबोला में ये वाला इसके जैसा ही होता है, और ये वाला जो है वो इसके जैसा होता है। तो ये भी मैंने डिफरेंशिएशन आप लोगों के लिए किया है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, है ना, अब जैसे इसके लिए जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx - 2am - am³, बच्चा इसके लिए भी यूज कर लेता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैंने इनके भी नॉर्मल्स के केसेस आप लोगों को अलग अलग बताए, और फिर याद करने की ट्रिक भी बताई है। तो देखिए, हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों को लगे कि नहीं यार थोड़ा सा ज्यादा ही याद करना पड़ रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए, जब आप क्लास 1 के अंदर गए थे ना, तब आपको ABCD जब सिखाई जा रही थी, तब भी आपको यही लग रहा था कि अरे यार भाई साहब ये कितना सिखा रहे हैं। लेकिन टुडे यू आर फ्लुएंट इन दैट। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो अगर आप लोगों को, आप वहां पे पीछे हट जाओगे ना, जहां पे मैक्सिमम लोग पीछे हट जाते हैं, तो यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट भीड़।
और यार एक बात याद रखना, भीड़ आईआईटी में नहीं जाती है कभी। आईआईटी में भीड़ नहीं जाती है। आईआईटीज के अंदर अगर आपको जाना है ना, तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवर यार, कि जो भी बच्चा आईआईटी के अंदर पहुंचता है ना, तो वो अपने स्कूल का टॉपर ही होता है, अपने एरिया का टॉपर ही होता है। आ रही है आपको ये बात? दैट इज द थिंग। ये चीज दिमाग के अंदर बिठा लो। इफ यू वांट टू गो इनटू आईआईटी, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द अदर पीपल, एंड दैट इज अप टू यू कि आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, है ना। और मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन यार देखो, मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज को हासिल करना है ना, तो उसके लिए मेहनत करनी। तो आप लोगों के लिए मैंने काम इतना आसान कर दिया है, आपको कभी कंफ्यूजन होएगा ही नहीं। करना क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, हाँ, रेगुलरली उन चीज को रिवाइज करते रहे बस। और वो रिवीजन की ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट पेपर लेना, वहां पे सारी की सारी चीजें लिख लेना, कभी कंफ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं है। तो फॉलो दिस थिंग, अदरवाइज देखिए ये चैप्टर आप लोग खामखा इसको मुश्किल बना दोगे। और मैं कहता हूँ भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए आपकी जेई की प्रिपरेशन। मैं तो और इस लेवल पे कहता हूँ। और जब हम क्लास 12th के अंदर कैलकुलस पढ़ लेंगे ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस और बड़े आराम से। क्योंकि कैलकुलस जब हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th के अंदर, तो वहां पे भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने ये चीज यहां पर सीख ली ना, तो आपको और ज्यादा फील आ जाएगी कि कैलकुलस क्या चीज है भैया, राइट। अगर ये वाली चीजें अगर आपको समझ में आ गई और आपने रिटेन कर ली ना, तो आप लोगों को वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की भी फील आ जाएगी, राइट। ये चीज समझो यार, और कुछ मुश्किल नहीं है भैया इस एग्जामिनेशन। हाँ, सिलेबस बड़ा है, लेकिन अगर 10 लाख लोग बैठेंगे, तो भैया जीतेगा कौन? जीतेगा भाई जो गेम को रूल के हिसाब से खेलेगा। और इस गेम का सबसे पहला रूल तो यही है भैया, कंसिस्टेंट हो जाए, है ना। तो निकाल सकते हो यार जेई, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई निकाल सकता है, मेरे को ये लगता है। लेकिन यार देखिए, बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि रास्ता क्या है। पता है सबसे बड़ी मुश्किल कहाँ आती है? सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ आती है कि उस रास्ते पे चलना कठिन है। आपका मन 10 बार आपसे, कोई बात नहीं, चलो अभी छोड़ता हूँ, है ना। ये बहुत सारे बच्चों को, अरे कोई बात नहीं, और वो बाद में इतना सारा इकट्ठा हो जाता है ना, फिर आदमी की इच्छा खत्म हो जाती है मेहनत। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी वहां पे प्रॉब्लम। डोंट डू दैट यार। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से, मतलब जिनके तक मैं रीच कर पा रहा हूँ, उनके साथ अगर ऐसी समझ जाएगी, फिर तो भैया प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है। फिर तो भैया देखो, आधे बच्चे तो इसीलिए रेस से बाहर हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर, है ना। तो आप उसमें मत आओ एटलीस्ट ना। पहला पड़ाव, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, पहला सवाल पहले पड़ाव को पार करने के, पहला पड़ाव तो बी कंसिस्टेंट। आप अगर कंसिस्टेंट ही रह लिए ना, आप कितने लाखों बच्चों से यूं ही आगे निकल जाओगे। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कितने लाखों बच्चों से तो आप कॉम्पिटिशन आगे निकल जाओगे अगर आपने कंसिस्टेंसी ही मेंटेन कर ली, राइट। फॉलो दैट। कि मुझे इतना पता है कि भैया, अगर टीचर शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हमने बस उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अगर चल लिया, तो सिलेक्शन हो जाता। मेरा हुआ है भाई, मेरा हुआ है, ऐसे ही हुआ है। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। मेरे टीचर ने जो मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, है ना। देखिए, मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ जाओगे ना, तो आगे नहीं बढ़। मैंने अपने रिसोर्सेज हमेशा सिंगल रखे, है ना। देखिए, हर बैच के अंदर जाते हैं अपन ना, आप जैसे जब जैसे मैंने कोटा से तैयारी करी ना, मैंने कोटा से तैयारी करी थी, तो ऐसे सुनने में आता था कि यार इस बैच में ये सर पढ़ा रहे हैं, इस बैच में ये सर पढ़ा रहे हैं, हमारे बैच में कोई सर पढ़ा रहे थे। तो आज आपके लिए क्या होता है कि समझिए कि आपका पूरे का पूरा कोटा जो है वो आपके घर पे आ गया है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे टीचर्स, कैन एक्सेस एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वहां पे भी बच्चे कोटा में उस टाइम पे क्या करते थे, एक सर के नोट्स उठाए, फिर सर के नोट्स उठाए और कंपेयर करने लगे। इस वाले ने ये कराया, इस वाले ने ये कराया, इस वाले ने ऐसे करवाया, ये टफ करवाता है, करवाता है, अरे यार ये तो चीजें छोड़ देता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और बच्चा ना बीच, ना तो इधर फॉलो कर पाया, ना इधर फॉलो कर पाया, बीच। मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत। देखिए, मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, आप अपना रिसोर्सेस फिक्स करिए सबसे पहले, नियम गांठ बांध लीजिए तो भैया यहाँ से
कोई भी हो सकता है, बस वहां पे एक नियम मान दीजिए कि हिलूंगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। आपका मस्तिष्क आपको बार बार उधर लेके जाएगा, नहीं नहीं यार एक बार उधर देखते हैं क्या चल रहा है, लेकिन आपको वहां पे कंट्रोल। तो मैंने क्या किया, मेरे टीचर्स ने जो मुझे बोला मैं करता गया और मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन जिन टीचर से मैं पढ़ा था देवर नॉट लाइक कि भैया उनका सबसे ज्यादा नाम चलता हो इंस्टीट्यूट, नहीं चलता था। और मेरे जो दोस्त थे वो उन टीचर्स की क्लास स्पेसिफिकली करने जाते थे जिनका की नाम चलता था भारी। तो इट्स नॉट कि टीचर आपको सिलेक्ट करवाता है, टीचर गिव दी गाइडेंस, टीचर आपको रास्ता बताता है। अब आप उन रास्तों पर कितना चलते हो उसके ऊपर आपकी सक्सेस डिसाइड करती है ना। जैसे कि मैंने पिछली बार के रिजल्ट्स के बारे में बात करूं तो मैंने एक बच्चा ऐसा पढ़ाया जो 2 बार 99.9 परसेंटाइल लेके आया, है ना। अब मैंने पढ़ाई सेम चीज जो उसको पढ़ाई, वही की वही चीज मैंने ऐसे बच्चे को भी पढ़ाई जो कि 75 परसेंटाइल लेके आया, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने जिसको पढ़ाया सभी के परसेंटाइल आ गए, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने सेम चीज पढ़ाई, लेकिन जिसने मेरी बातों को अच्छे से फॉलो किया वो 99.9 परसेंटाइल भी लेके आया, और जिसने नहीं किया थोड़ा सा आलस कर लिया, क्या थोड़ा सा मतलब है ना कि इधर उधर हिल गए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स फॉर दैट, है ना। कुछ भी कारण हो सकते हैं उसके एक्स वाई जेड, उसकी वजह से यार फिर अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आ पाए। तो वही मैं कह रहा हूँ आप, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी, बट कोई भी टीचर जो आपका सिलेक्शन चाहता है वो आपसे यही कहेगा कि बेटा मेहनत नहीं करनी, हम तो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के तुम्हारी प्रिपरेशन में साथ दे सकते हैं, राइट। और हम तुम्हें सारी की सारी चीजें करवा सकते हैं, हमारे पास तो कोई पैरामीटर भी नहीं है कि हम लोग ये जज कर पाए कि आप लोगों ने कितना वीडियो देखा ना, ये तो मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों ने कितना वीडियो देखा। लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूँ कि जो इन चीजों को सारे का सारा फॉलो करेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर कर लेगा ना, मैं बोलता हूँ दूसरे कोचिंग मटेरियल तो छोड़ो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर कर लेगा ना, उसका जेई का सिलेक्शन परसेंटाइल पक्का। इतनी बात बोल दी। अब सब जानते तो हो क्या करना है जेई के सिलेक्शन लेने की, तो ये करना है, मेहनत करनी है, जो भी टीचर बोल रहा है बस दिल लगा के फॉलो कर डालो। पर 1 साल 2 साल जिंदगी से अपन सारी की सारी चीजें हटा देंगे ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है वो बात की बात, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने उस सक्सेस को पाने के लिए पूरे एफर्ट डाले कि नहीं डाले। तो फिर आप 4 साल के बाद बैठ के सोचते रहोगे अरे यार मैं टाइम पे कर लेता ना, मेरा भी हो जाता, तो यार यूं तो मेरी मम्मी के मूछे होती तो फिर मैं उन्हें पापा बोल देता, है ना। तो फिर होने को कुछ भी हो सकता था। आ रही है बात आपको, तो समझिए जब वक्त होता है ना आपके पास, यू हैव टू यूज दैट टाइम वेरी, राइट। यूटिलाइज करिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। यही जैसे तो अनेकों एग्जाम आपकी जिंदगी में आएंगे, कुछ क्षण आएंगे, आप लाइफ में कुछ करोगे, आपके पास चैलेंजेस आएंगे, आपका मन कहेगा कि यार करना तो है लेकिन करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन कई बार आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी? फॉर अ बेटर फ्यूचर, टू प्रूव योर सेल्फ। किसी और को प्रूव नहीं करना है, खुद को प्रूव करने के लिए। बिकॉज लाइफ में अगर हम अपना हमारे सामने गोल्स नहीं रखेंगे ना, देयर इज नो, लाइफ में गोल्स होने, राइट। और वो गोल को पाने के लिए पैशन, और वो पैशन जो है वो आपको इग्नाइट करेगा, आपकी तगड़ी आग लगा देगा वो कि भैया रॉकेट की स्पीड से भागोगे उस गोल, तो वो आग लगा लो, है ना। और कोई मुश्किल नहीं है, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 6 महीने के अंदर मतलब एक अच्छी रैंक निकाल के लेके, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, आप भी कर सकते हो, क्या बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि ये जेई का खेल जो है ना बेटा, ये टॉर्टोइज का गेम ज्यादा है, मैं इतना बोल सकता हूँ। ये टॉर्टोइज का गेम तो हैर हो सकता है बहुत फास्ट हो, लेकिन जितनी देर अगर वो सो गया ना तो टॉर्टोइज उससे आगे निकल जाता है, राइट। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का आ रही है बात आपको, ठीक है। मेहनत करते रहो, सफलताओं के झंडे गाड़ते रहो, भर के मेहनत करो, क्योंकि ये टाइम कभी भी लौट के नहीं, तो मेक मोस्ट आउट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक।